Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को पिछले क्लास के अंदर कंटिन्यू किया था, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आप में से जो भी नए बच्चे आए उनको मेरे बारे में बता देता हूँ। Currently one of the top educators with Unacademy, associated with the Unacademy since last 2 years and have been teaching history, art and culture online offline इंस्टीट्यूट्स के अंदर, है ना। तो मेरी हिस्ट्री जीएस से लेके ऑप्शनल तक की तैयारी पूरी की पूरी मैं करवाता हूँ और आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज़ करवा रहा हूँ। एंड हम लोग इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द 6th सेंचुरी बीसी कल्चरल ट्रेडिशंस, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में भारत के अंदर क्या बदलाव आए, किस तरह से चेंजेस आए, उन सब पीरियड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास के अंदर। तो एज ऑलवेज 2 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन कर देंगे। विल बी स्टार्टिंग विद द रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतनी ही तैयारी अच्छी तरह से कर पाओगे सर, है ना। तो लेट्स स्टार्ट दी रिवीजन पोर्शन। इनफैक्ट रिवीजन पोर्शन के अंतर्गत मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए है कल्चरल डेवलपमेंट्स, और कल्चरल डेवलपमेंट्स के अंतर्गत मैंने आपको वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में बता दिया था। इनफैक्ट हमने शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर से, कि जहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ 2600 बीसी से लेके करीबन 1800 बीसी तक का पीरियड। उसके बाद हमने वैदिक एज को देखा था, और वैदिक एज को जब हमने समझा था तो 2 पीरियड के अंदर डिवाइड किया था। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड को समझने की कोशिश की थी और दूसरा कौन सा था, लेटर वैदिक पीरियड। जब हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड देखते थे तो 1500 से लेके 1000 बीसी तक के ट्रेडिशंस देख रहे हैं, और इस पीरियड में ही एक स्ट्रक्चर्ड रिलीजन की शुरुआत हो रही है। खैर अभी डेवलप होना बाकी था, पर शुरुआत हो जाती है। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेके 600 बीसी तक रहता है, और इस पीरियड में रिलीजियस एस्पेक्ट्स, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस बहुत सारे बढ़ गए। काफी लोगों को लग रहा था कि ये ठीक रास्ता नहीं है टू वर्शिप द गॉड। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही वैदिक एज के अंतर्गत 600 बीसी तक आते आते हमको क्या देखने को मिला, पहले तो उपनिषद का निर्माण किया गया, जो वैदिक ट्रेडिशंस का ही पार्ट था, और उपनिषद के आधारित ही हमको पता चल जाता है नई फिलॉसफीज डेवलप हुई। ये जो न्यू फिलॉसफीज डेवलप हो रही है, इसी के अंतर्गत मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि टोटल 64 से ज्यादा संप्रदाय अलग अलग उभर के आए। कितने? 64 से ज्यादा संप्रदाय उभर के आए। इसी संप्रदायों के अंतर्गत हमने पिछले क्लास के अंदर करीबन 5 संप्रदायों की बात भी की थी। जैसे हमने आपको आजीविका के बारे में बताया था, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी नियतिवाद के बारे में, अगर आपको याद होगा तो डिस्कस किया था मकाली गोसाल के बारे में सर, ठीक है ना। तो जो इसी के साथ जुड़ रहे हैं, या आप देखोगे तो लोकायतवाद की बात की थी अजीत के बारे में सर, है ना। तो वी हैड डिस्कस मल्टीपल फिलोसफीज, और इसी के अंतर्गत हमको क्या मिल रहा है, बुद्धिज्म का भी डेवलपमेंट मिल रहा है, और इसी के अंतर्गत हमको क्या मिल रहा है, जैनिज्म का भी डेवलपमेंट मिलेगा सर, है ना। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म आर कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस, एंड दोनों का साथ में इनफैक्ट डेवलपमेंट हुआ। हमने पिछले क्लास के अंदर महावीर की स्टोरी देखी थी सर, है ना। तो महावीर के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और मैंने आपको महावीर के बारे में समझाने की कोशिश की थी कि महावीर वो कैसे महावीर बनते हैं। तो 540 से लेके 468 बीसी तक मैंने आपको महावीर के बारे में बताया था, और आपको बताने की कोशिश की थी कि महावीर का क्या ट्रेडिशन रहता है। आज उसी के क्लास के अंदर आगे चलेंगे, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट बुद्धा एज वेल, कि कैसे सिद्धार्थ गौतम की कहानी आगे चलती है सर, ठीक है ना। सो हाउ सिद्धार्थ गौतम विल बिकम बुद्धा, ये कैसे बुद्ध बनते हैं, उसके ऊपर चले जाएंगे, और उनकी जो लाइफस्टाइल है या उनके जो पूरी की पूरी जीवन का सार है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, खास करके मेरे जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वो है अनअकैडमी समिट। इस 15 अगस्त को, मतलब नेक्स्ट कमिंग संडे को, वी आर हैविंग अनअकैडमी समिट 10 AM। इनफैक्ट ये समिट का इंपॉर्टेंस ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, खास करके साउथ की जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है या और लैंग्वेज है, वहाँ पे बच्चों को तैयारी करने में दिक्कत आ रही है। तो वी आर लॉन्चिंग दिस एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तमिल लैंग्वेज के अंदर भी इनफैक्ट इंटरेक्शन होगा, एंड यू विल बी एबल टू रिजॉल्व द डाउट्स। सो आप में से जो भी फ्रेंड्स, ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग इन द रीजनल लैंग्वेजेस, पर्टिकुलरली द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस समिट, है ना। खैर, उसके अलावा मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर आपका ऑप्शनल कब शुरू होगा, तो ऑप्शनल शुरू हो गया है माय फ्रेंड, 14 जुलाई से वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पेपर 1 ऑफ द ऑप्शनल, एंड वेरी सून विल बी स्टार्टिंग विद पेपर 2। अभी एंशिएंट और मिडिवल चल रहा है ऑप्शनल के अंदर, डेली 2 आवर्स के सेशन रहते हैं, और इस बार करीबन पेपर 1 के लिए वी हैव प्लान अराउंड 70 सेशन, 70-80 के बीच में होंगे। अभी 67 सेशन प्लान है, वी विल बी एक्सटेंडिंग द सेशन एज एंड व्हेन। इनफैक्ट 11 तारीख से, मतलब परसों से, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द मॉडर्न हिस्ट्री जीएस बैच, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑन जनरल स्टडीज मॉडर्न हिस्ट्री। आप इनको भी अटेंड कर सकते हो, और फायदा यही होगा कि इसमें पूरा का पूरा जीएस का मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो 1 अम्ब्रेला के अंदर आपको सब कुछ कवरेज मिल रहा है, ऑप्शनल से लेके जीएस तक का हिस्ट्री मेरी तरफ से। बाकी और भी टॉप एजुकेटर
एजुकेटर्स है जिनके साथ आप अटेंड कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो बैच है इसके अंदर मृणाल सर भी पार्ट है, आपको मृणाल सर का इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है, हम भी उन्हीं के ही शागिर्द है। खैर, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड, है ना। तो 2022 वाले जो भी है इनफैक्ट, है ना, वो सब यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच को बहुत ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। बाकी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, इनके सेशंस आप अटेंड कर पाओगे ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। वी हैव गॉट सम फैंटास्टिक ऑफर्स रनिंग एज ऑफ नाउ एंड यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड 27,000 to 52,000, है ना। आप 1 साल 2 साल 3 साल का जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए, और दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, तो आपको 1 साल के अंदर इनफैक्ट 49,679 के अंदर हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू यूज दिस कोड PN लाइव। आपको बुक फैसिलिटी मिल जाएगी, लोन फैसिलिटी मिल जाएगी, अश्योरेंस मिलेगा कि 2 साल से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स मिल रही है और फंटास्टिक टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तक की टेस्ट सीरीज, जिसके लिए आप बाहर से पैसा स्पेंड करते हो अलग से, वो सब यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो एवरीथिंग अंडर वन रूफ, है ना। और खासियत ये है कि अभी आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट के अंदर मिल रहा है, फीस बढ़ जाएगी। इनफैक्ट वी आर लॉन्चिंग एन ऑप्शनल बैचेस 18 अगस्त से, बहुत सारी ऑप्शनल की बैचेस शुरू हो रही है, मेरी भी शुरू होगी सर, है ना। तो आप इनको भी अटेंड कर सकते हो। फीस बढ़ने वाली है। अभी आज की तारीख में आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है उसकी टोटल कॉस्ट है 2.5 लाख रुपया, पर मैंने आपको बताया कि कितने के अंदर अवेलेबल हो रहा है। इट इज अवेलेबल इन 49,680 रुपीज ओनली। सो मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस सेशंस। इनफैक्ट आपको अश्योरेंस दिया जा रहा है कि आज सब्सक्रिप्शन लोगे से फॉर एग्जाम्पल 9 अगस्त को, देन योर वैलिडिटी विल बी टिल मेंस 2022। 1 साल के सब्सक्रिप्शन में भी 2 साल में उससे भी ज्यादा आपको मिल जाएगी। बुक सोर्सेज अवेलेबल है, 20 से ज्यादा फंटास्टिक बुक सेट्स अवेलेबल है, वेरी नाइसली क्राफ्टेड, और उसमें आप अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कर पाओगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जहां पे आपको मेंटरशिप मिल रही है, प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, सब कुछ है। खाली ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंक्वायरी करते हैं कि सर खाली ऑप्शनल के लिए जुड़ना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन फॉर द ऑप्शनल बैचेस एज वेल। यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव, गेट 10% ऑफ ऑन द डिस्काउंट, है ना। करीबन 25,000 रुपए के आसपास ऑप्शनल का हो जाएगा। बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि GS ऑप्शनल साथ में लीजिए, क्योंकि GS भी करना ही है आपको सर, है ना। तो बहुत सारी बैचेस हम लोग कर रहे हैं, फ्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनफैक्ट फ्री की टेस्ट सीरीज अगर आपको अटेंड करनी है तो इसके लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हो PN लाइव। इनफैक्ट आप देखना चाहते हो कि सर हिस्ट्री में कैसे पढ़ाया जा रहा है या अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म कैसे है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करेगा फॉलो, और उसके नीचे चला जाएगा स्पेशल क्लासेस के ऊपर, है ना। तो यू विल गेट दिस डिटेल ऑफ स्पेशल क्लासेस। ये फ्री के क्लासेस होते हैं जो हमने पहले से कंडक्ट किए हुए हैं। इनफैक्ट आप फॉलो करोगे मेरी प्रोफाइल को तो यू विल ऑल्सो गेट द डिटेल्स अबाउट माई फ्री क्लासेस जब मैं लाइव क्लास के ऊपर आऊंगा सर, ठीक है। तो मेरे जितने भी फ्री क्लासेस स्पेशल क्लास के रूप में होते हैं वो भी आप अटेंड कर पाओगे या रिकॉर्डेड भी देख पाओगे। और इसमें रिकॉर्डेड में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ाया हुआ है, गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया पढ़ाया हुआ है, मतलब मल्टीपल टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, है ना। ऑल दिस थिंग्स अंडर वन रूफ। मोस्ट वेलकम इन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ विथ रिस्पेक्ट टू दी कल्चरल ट्रेडिशंस, एंड मेनली लेट अस सी कि बुद्धिज्म के अंदर क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन रिगार्डिंग द बुद्धिज्म सर, है ना। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेरी पिछले क्लास के अंदर एक बच्चे की आई थी कि सर महावीर के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन उल्टा हो गया है, तो उसको क्लैरिफाई कर देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, तो फिर मैं आपको महावीर के बारे में बता रहा था, और पिछले क्लास के अंदर आप में से 1-2 स्टूडेंट्स ने महावीर को लेके क्वेरी रेज की थी। एक्चुअली एक रेक्टिफिकेशन मुझे मेरी तरफ से देना था। वो रेक्टिफिकेशन ये था कि महावीर की हमने फैमिली के बारे में पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और जब हम लोग फैमिली के बारे में पिछले क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे महावीर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि इनके फादर का नाम क्या है और मदर का नाम क्या है सर, ठीक है ना। तो बाय मिस्टेक मैंने ऐसा बताया था कि इनके फादर का नाम शुद्धोधन है सर, ठीक है, तो वो गलत है। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है सर, है ना। सो इस फादर्स नेम सिद्धार्थ। इनफैक्ट 1-2 स्टूडेंट थे, एक का नाम था सिद्धांत सिंह और एक और स्टूडेंट थे जिनका नाम था आदर्श। उन दोनों के द्वारा यहाँ पे ये नाम को आइडेंटिफाई किया गया था। उन्होंने कहा था कि सर गलती से आपने मिस्टेक कर दी है। हाँ, तो गलती से मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। एक्चुअली क्या था कि मैं फ्लो में पढ़ा रहा था, तो वो फ्लो के अंदर गलती से यहाँ पे नाम मैंने उल्टा बता दिया सर, ठीक है। तो इनके फादर का नाम याद रखेगा कि आपको सिद्धार्थ दिखेगा, मदर तो आपको त्रिशला दिखेगी। शी वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस, लिच्छावी खानदान से जुड़ी हुई लेडी दिख जाती है। खैर, है ना। तो एक ये क्वेरी थी जो होपफुली आपको क्लियर हो गई है, तो इसको चेंज कर दीजिएगा, प्लीज चेंज इट। एंड दिस वाज एक्चुअली सजेस्टेड बाय फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कमेंट सेक्शन के अंदर 2 बच्चों ने इनका नाम लिखा था। एक का नाम था आदर्श गोयल एज फार एज आई रिमेम्बर, और दूसरे का नाम था सिद्धांत सिंह सर, है ना। तो इन दोनों ने इसको आइडेंटिफाई किया था। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन।
कभी कभी क्या होता है कि एक टीचर के रूप में हम जब फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं तो चीजें ध्यान से चली जाती है, फिर याद में आता है कि यार उल्टा कर दिया सर, ठीक है। खैर ये होपफुली आपको क्वेरी हो गई होगी। दूसरी, महावीर की टाइमलाइन के बारे में ये सिद्धांत सिंह ने इनफैक्ट एक प्रश्न डाला था कि महावीर का जो बर्थ ईयर है वो 599 है सर, ठीक है। अब देखिए उनका जो बर्थ ईयर है उसको लेके अलग अलग प्रकार की तारीखें चलती रहती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू द बर्थ ईयर रिलेटेड इश्यूज रिगार्डिंग महावीर लाइफ, क्योंकि जनरली क्या है कि हम लोग एक सोर्सेस को फॉलो करते हैं, उसमें 540 के आसपास जनरली बोला गया है, तो काफी किताबों में लिखा गया है, पर मेन स्ट्रीम लिटरेचर ये कहता है कि महावीर का जो बर्थ ईयर है वो करीबन 540 के आसपास है, ना कि 599 में है सर, है ना। एक्चुअली क्या है कि एंशिएंट इंडिया में काफी सारी इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज दिखेगी, जहां कभी कभी इनफैक्ट कोई क्या कह सकते हैं कि जो लीडर है या किसी का बर्थ ईयर है वो आगे पीछे होता रहता है सर, है ना। इट कीप्स ऑन चेंजिंग 50-100 ईयर्स के आजू बाजू में, क्योंकि उसको लेके क्लैरिटी नहीं होती है, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग तारीखें लिखी जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको ये ध्यान में आया था। बट ये बर्थ ईयर की कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न जो है उनका फादर को नाम को लेके था। तो उनके फादर का नाम शुद्धोधन नहीं था, बुद्ध के फादर का नाम शुद्धोधन था। अभी हम लोग बुद्ध को ही पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग कमेंट्स, एंड होपफुली आपको ये क्वेरी भी सॉल्व हो गई होगी। अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट अब कैसे होगा और बुद्धिज्म का ग्रोथ कैसे होता है। इनफैक्ट हमने पिछले क्लास के अंदर जैनिज्म को पूरा का पूरा पढ़ा हुआ था, और मैंने आपको जैनिज्म के अंतर्गत जैना के टीचिंग्स, महावीर कैसे जिन बने, वो सब पढ़ा दी थी। इनफैक्ट हमने तीर्थंकर की स्टोरी पढ़ाई थी, और बेसिकली हमने आपको स्प्रेड ऑफ जैनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की थी। एक्चुअली ये जो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म है, इसी को ही इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली दिया गया है कि महावीर के मृत्यु के बाद धीरे धीरे जैनिज्म भारत के अलग अलग विस्तारों में भी फैलता है, और हमको पता चलता है कि इनके जो जैन स्कॉलर्स थे इन्होंने अलग प्रकार के साहित्य का निर्माण किया सर, है ना। अब इनिशियली याद रखेगा कि जैनिज्म ने प्राकृत लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है सर, ठीक है, क्योंकि जैसे बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज के ऊपर था, जैनिज्म विल बी बेस्ड ऑन द प्राकृत लैंग्वेज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैनिज्म संस्कृत में भी पॉपुलर हुआ, क्योंकि उसमें साहित्य संस्कृत में भी लिखा गया। जब अर्ली मिडिवल इंडिया आता है गुजरात में, एमपी वाले रीजन के अंदर, और जब जैनिज्म के लीडर्स इनफैक्ट साउथ में स्थायी होते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वेंट टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सवर्णा बेलगोड़ा, और उसके बाद जैनी ट्रेडिशन साउथ इंडिया में भी पॉपुलर होंगे। तो उसके बाद हमको पता चलता है कि तमिल लिटरेचर के अंदर भी जैनिज्म का ग्रोथ होगा सर, ठीक है ना। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी उस टाइम के अंदर। इनफैक्ट हेमचंद्राचार्य करके आपको एक लीडर दिखेंगे, ये एक स्कॉलर दिखेंगे। ही वॉज अ वेरी फेमस स्कॉलर पार्ट ऑफ द जैन ट्रेडिशंस, और हेमचंद्राचार्य ने इनफैक्ट एक पूरा का पूरा कंपाइलेशन किया था अब्रह्म साहित्य का सर, ठीक है ना। अब्रह्म समझ में आता है सर, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ग्रामेटिकल लैंग्वेज जो मूलतः से साहित्य की बात करता है, भाषा की बात करता है सर, ठीक है। तो ये अब्रह्म साहित्य की आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी जैनी ट्रेडिशंस के अंतर्गत। और फिर महावीर की भी मूर्तियां बनती है। ये मूर्तियां मूलतः से आप देखोगे तो जैनिज्म के अंदर अलग अलग रीजन्स में हमको मिल जाएगी। जैसे इस प्रकार की तीर्थंकर की मूर्ति आपको उड़ीसा में मिलती है, या मथुरा के अंदर मिलेगी। आप देखोगे मगध के अंदर भी इनफैक्ट इस प्रकार की मूर्तियों को हमको एविडेंसेस मिल रहा है। तो ये दर्शाते हैं कि जैन ट्रेडिशंस कितने वास्ट स्प्रेड हुए होंगे सर, ठीक है ना। तो बहुत सारी जैन ट्रेडिशंस हमको मिलेगी, मूर्तियों की शुरुआत होती है जो अलग अलग रीजन्स के अंदर हमको मिलती रहती है। अब देखो यूपीएससी ने बहुत ये एनसीईआरटी ने बहुत इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के गया है। ये कहता है कि इस अहिंसा रेलेवेंट इन द 21st सेंचुरी, क्या 21वीं शताब्दी के अंदर अहिंसा का सिद्धांत अभी भी रेलेवेंट है, या इसके बाहर भी हमको सोचना पड़ेगा। मतलब आज की तारीख में कितनी हद तक रेलेवेंट है सर, ठीक है। इसके ऊपर से निबंध आ जाएगा, दे विल आस्क यू एन ऐसे, इसके ऊपर से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, आपको जैनिज्म के अंदर से क्या क्या चीजें आ सकती है। हमने ऑलरेडी जैनिज्म को पिछले क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ था, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। एक चीज याद रखेगा कि जैनिज्म में महावीर के मृत्यु के बाद, मतलब करीबन 100-200 साल के बाद, या 300 तक आसपास के पीरियड हम लोग कह सकते हैं, मतलब उनके मृत्यु के 150 साल के बाद हमको पता चलता है कि जैनिज्म में पहला स्कीइज्म पड़ा। स्कीइज्म का मतलब यह है कि उसमें बंटवारा पड़ा, और दो बड़े बड़े संप्रदाय उभर के आए। एक को कहा गया है दिगंबर संप्रदाय, कौन सा है, दिगंबर संप्रदाय सर, ठीक है। और दूसरे को कहा गया है श्वेतांबर संप्रदाय, कौन सा है, श्वेतांबर संप्रदाय सर, ठीक है ना। सो टू सेक्ट्स इमर्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन जैनिज्म, जिसमें दिगंबर वाले थे वो बिना कपड़े ही चलते थे, क्योंकि अपरिग्रह का मतलब ये होता था कि आप संसार को पूरी तरह से त्याग दो। वेयर जो श्वेतांबर वाले थे, दे यूज्ड टू वेयर क्लॉथ एज वेल, और कपड़े पहनने के बाद इनफैक्ट व्हाइट कलर के कपड़े पहन के ये लोग चलते थे। खैर,
तो ये दोनों पॉइंट्स आपको जैनिज्म के अंदर से क्लियर होने चाहिए। अब जैनिज्म खत्म करते हैं एंड लेट अस मूव टू बुद्धिज्म, क्योंकि ये चैप्टर का पूरा जो फोकस है वो बुद्धिज्म के ऊपर ही है। अब लेट्स गो टू द बुद्धिज्म एज वेल। चलिए अब चलते हैं बुद्धिज्म के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म में क्या फर्दर डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ और बुद्धिज्म में बुद्ध की स्टोरी क्या है सर, ठीक है ना। तो आज हम लोग 4-5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बुद्ध क्यों बुद्ध बनते हैं, किस प्रकार की कहानी थी उनके जीवन की, एंड व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड हिम टू गो टुवर्ड्स दिस आइडिया ऑफ निर्वाण, मतलब बेसिकली वो क्यों बुद्ध बनने के रास्ते के ऊपर चले गए, उनके जीवन में ऐसा तो क्या होता है कि दैट अल्टीमेटली फोर्स्ड हिम टू टेक द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन सर, ठीक है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स है डिस्कस करने के लिए बुद्ध के रिलेटेड। इनफैक्ट जब हम लोग बुद्धिज्म को देखेंगे, व्हेन वी विल बी स्टडीइंग बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के ऊपर से 4 से 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहली तो कहानी क्या है कि सिद्धार्थ गौतम कौन थे सर, है ना, यू शुड नो द स्टोरी ऑफ हु वाज सिद्धार्थ गौतम। दूसरा आपको प्रश्न आता है कि बेसिकली वो कैसे बुद्ध बन गए सर, ठीक है, हाउ सिद्धार्थ गौतम बिकेम गौतम बुद्धा, समझे कि नहीं समझे, है ना, आज की तारीख में उनको गौतम बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध बनने का मतलब कहाँ से निकल के आया सर, ठीक है। तीसरा आएगा उनकी टीचिंग्स क्या थे, जैसे महावीर के टीचिंग्स 5 व्रत के ऊपर थे, जिसे हम लोग महाव्रत या अनुव्रत के रूप में पहचानते हैं, वो प्रश्न आ सकता है। चौथा आपको पूछा जा सकता है कि उनके फॉलोअर्स कौन कौन थे। अब जैसे महावीर के फॉलोअर्स में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जो जैनिज्म के ऊपर चले गए। इसके साथ साथ आपको और भी लीडर्स दिखेंगे जो जैनी ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे। तो इनके यहाँ पे कौन कौन थे सर। कंपाइलेशन ऑफ लिटरेचर के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में कौन सी किताबें लिखी गई है सर। उसके बाद जब बुद्ध की टीचिंग्स थे उसको बेसिकली किस तरह से आर्ट फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट किया गया, खास करके स्तूप आर्किटेक्चर की शुरुआत कैसे होती है। तो आगे के 2 क्लासेस में मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे तक आते आते विल बी गोइंग टू द स्तूप आर्किटेक्चर, कि भारत में स्तूप बिल्डिंग के निर्माण कैसे होने की शुरुआत हुई, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म में फिर संप्रदाय कैसे बने। जैसे जैनिज्म में दिगंबर श्वेतांबर बने, वैसे ही हमको जानकारी मिल रही है कि इवन इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, बुद्धिज्म के अंदर भी अलग अलग प्रकार के संप्रदायों का निर्माण किया जाएगा। तो चलते हैं आगे और बुद्धिज्म के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी क्या है और बुद्ध की स्टोरी क्या चलती है सर, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ बुद्ध के ऊपर चले जाते हैं। एज ऑलवेज व्हाइट बोर्ड अप्रोच रखेंगे, पीछे बीच में मैं आपको स्लाइड भी लेके आता रहूंगा, सो दैट दोनों का मिक्सचर हम लोग कर पाए और इफेक्टिवली थोड़ी स्टडी भी अच्छी रहेगी सर, ठीक है। तो चले जाते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा के रूप में और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी ऑफ बुद्धा की क्या कहानी है सर, है ना। और बेसिकली किस तरह से एक प्रिंस, एक युवराज जो है वो इवेंचुअली सेंट बन जाता है ना। एक संत इंसान कैसे बन गया, एक युवराज अपना राजपाट छोड़ के, अपनी जो भी जायदाद जागीर जो भी मालिकी थी सर, वो सब कुछ छोड़ के क्यों इनफैक्ट संत बनने की कगार के ऊपर चले गए सर, ठीक है। तो इनकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड आज की तारीख में आपको दे पाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड के अंतर्गत बुद्ध की स्टोरी क्या चलती है और उनका यहाँ पे किस प्रकार का रोल था सर, ठीक है। तो कहानी ये चलती है कि एज पर द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस और बहुत सारे लिटरेरी ट्रेडिशंस में भी लिखा गया है कि 600 बीसी के बाद भारत के अंदर बहुत सारे गण संघों का निर्माण किया गया था सर, ठीक है। तो वी फाइंड पोस्ट 600 बीसी देयर वर मल्टीपल महाजनपदास दैट वर एस्टैब्लिश्ड, और कुछ महाजनपद की हम लोग बात करेंगे तो उनके यहाँ पे गण संघ नाम की एक पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती है, जहाँ पे एक छोटी काउंसिल्स के द्वारा राजा का चुनाव होता था। और इनफैक्ट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे भी आपको ये छोटे राज्यों का इनफैक्ट एविडेंसेस दिखेगा। कुछ महाजनपद के अंदर आपको मोनार्की के एविडेंसेस भी दिखते हैं। हमको इस समय के दौरान जब 16 महाजनपद दिखेंगे तब हिमालय की फुटहिल्स के ऊपर सर, आज के हिमालय की फुटहिल्स के ऊपर छोटे आपको गण राज्य का निर्माण दिख जाएगा सर, ठीक है। तो उसी में से एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था शाक्य वंश, ठीक है ना। तो ये जो शाक्य वंश है, ये शाक्य डायनेस्टी के साथ हमको मिलेगा सिद्धार्थ गौतम की स्टोरी। और पता चलते हैं कि ये जो सिद्धार्थ गौतम हुआ करते थे, इनके जो फादर साहब थे वो यहाँ पे शाक्य वंश के राजा हुआ करते थे और इसी के लिए इनका जो डायनेस्टी है इसी को ही शाक्य डायनेस्टी के रूप में हम लोग पहचानते हैं। अब कहानी ये है कि इनके जो फादर की बात करेंगे सर, ठीक है। तो इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, है ना। मैंने गलती से पिछले क्लास के अंदर महावीर के साथ उसको जोड़ दिया गया था, पर ये गलत है सर, ठीक है ना। शुद्धोधन वाज द नेम ऑफ हिज फादर एंड वी कम टू नो दैट इनकी मदर भी हुआ करती थी जिसकी नाम था महामाया सर, ठीक है। सो वी सी दैट यू विल फाइंड अ लेडी कॉल्ड एज महामाया। और ये शाक्य के बाजू में एक और डायनेस्टी हुआ करती जिसका नाम था कोड़िया। ये शाक्य और कोड़िया के बीच में इनफैक्ट मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुआ करते थे जहाँ पे इनके फादर मदर का इनफैक्ट ओरिजिन हमको मिल जाता है सर, ठीक है। इनका जन्म लुम्बिनी नाम की जगह के अंदर हुआ था। लुम्बिनी इज अ वेरी फेमस प्लेस इनफैक्ट
जहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि अशोक ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक वो भी बनाया था, क्या कहते हैं, एक रॉक पिलर भी बनाने की कोशिश की थी सर, है ना। तो रुमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन के रूप में पहचाना गया है, जहाँ अशोक ने अपने ऑफिशियल्स को भी कहा था कि आप यहाँ पे टैक्सेस मत कलेक्ट करिएगा। खैर, तो ये सब कहानी है, करीबन 563 या 568 के आसपास की कहानी है। किसी में 563 लिखा है, किसी में 568 बीसी के आसपास का पीरियड लिखा गया है। जैसे महावीर में भी टाइमलाइन एस्टैब्लिश अभी तक नहीं हो पाई है पूरी तरह से, क्योंकि ईयर कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं। वैसे बुद्ध के अंदर भी आपको दिखेगा सर, ठीक है। और बुद्ध की भी स्टोरी आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगी कि 563 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ लुम्बिनी नाम की जगह के ऊपर। एंड इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज एक्चुअली लिविंग एज अ युवराज सर, ठीक है। युवराज का मतलब क्या है, प्रिंस के रूप में इनका पूरा का पूरा जीवन था। एक्चुअली स्टोरी ये चलती है कि जब इनका जन्म हुआ तो शुद्धोधन बेसिकली जो राजा थे, क्षत्रिय कुल के राजा हुआ करते थे। तो कहानी यह है कि कुछ ब्राह्मणों ने उनको उस टाइम पे बताया था, और ब्राह्मणों ने उसके फादर को, मतलब शुद्धोधन को बताया था, बुद्ध के फादर साहब को, कि आपका जो बेटा है सिद्धार्थ, वो संसार छोड़ के चला जाएगा सर, ठीक है। वो संसार छोड़ के चला जाएगा एंड ही विल बी रिनाउंसिंग हिज लाइफ। तो अगर आप उसको यहाँ पे बचाना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा क्या कह सकते हैं कि सांसारिक चीज़ों के अंदर माया रखने की कोशिश करवाइए सर, ठीक है। इफ सिद्धार्थ इज इन्वॉल्व इन टू द वर्ल्डली लाइफ, ये जो संसार के अंदर चीज़ें चल रही है, दुनिया चल रही है, उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो सिद्धार्थ यहाँ पे रहेंगे, वरना तो वो संसार छोड़ के चले जाएंगे। तो इसी के चक्कर में इनफैक्ट शुद्धोधन जी है और उनकी जो मदर थी, मदर का तो मृत्यु हो जाता है महामाया का जब इनका जन्म हो रहा था। और लेटर ऑन इनकी एक आंटी हुआ करती थी प्रजापति सर, ठीक है। तो प्रजापति करके जो इनकी मासी थी, मतलब आंटी हम लोग कह सकते हैं, या हिंदी में तो हम लोग मासी ही कहेंगे सर, ठीक है। देखिए, कभी कभी अंग्रेजी भाषा में आपको पता चलेगा कि बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाते हैं सर, ठीक है। अंग्रेजी में अंकल और आंटी मतलब सब जगह पे, मम्मी की साइड में भी अंकल और आंटी, पापा की साइड में भी अंकल और आंटी। हमारे यहाँ पे नहीं होता। पापा की साइड में रिलेटिव हो गए तो चाचा चाची होगा, ताऊ ताई जी हो गए सर, ठीक है ना। बड़े होंगे तो ताऊ जी और ताई जी कहते हैं हम लोग सर, ठीक है। चाचा चाची, काका काकी, हम लोग अलग अलग शब्द कहते हैं। और मम्मी की साइड के ऊपर होंगे, मदर साइड के ऊपर रिलेशंस हो गए तो हम लोग मासा मासी कहेंगे सर, ठीक है ना। तो ये फर्क पड़ता है सर। देखिए, हमारी लैंग्वेजेस काफ़ी इवॉल्व है, और हम जो नॉमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं वो भी इनफैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी फैमिली रिलेशंस के हिसाब से उसको क्लियर पता चल जाता है। वरस किताब में लिखा गया कि प्रजापति वॉज अ आंट ऑफ सिद्धार्थ गौतम सर, है ना। तो उनकी मदर का तो मृत्यु हो गया था और उसके बाद प्रजापति के द्वारा उनका वो है पूरा रेस किया गया। अब कहानी यह है कि सिद्धार्थ गौतम को पूरी तरह से माया के अंदर रखने की कोशिश की जाती है। माया के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऐसा बोला गया था ब्राह्मणों के द्वारा, बहुत सारे फिलोसफर्स के द्वारा उनके फादर शुद्धोधन को, कि आपका ये बालक संसार छोड़ के चला जाएगा, ही विल बी क्विटिंग द लाइफ, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इसको आप जब तक वो कैद करके रखोगे या उसको काइंड ऑफ है ना बहुत सारी चीज़ों में उलझा के रखोगे, सांसारिक चीज़ों के अंदर उलझा के रखोगे, तो ये कभी भी छोड़ेंगे नहीं सर। इसके लिए इनको सिद्धार्थ गौतम को ट्रेनिंग भी वैसी दी गई। सो इनको बेसिकली इनिशियल पीरियड के अंदर अगर आप समझोगे तो रिलीजियस ट्रेडिशंस दी गई सर, है ना। इनको शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की ट्रेडिशंस मिल जाती है। अब ये 600 बीसी का पीरियड है। भारत में वैदिक सभ्यता के तहत जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थे वो भी हो रहे थे। इसी पीरियड के समय पे आप देखोगे तो उपनिषद का निर्माण हो रहा था। तो बहुत सारे टीचर्स थे जो उपनिषदिक ट्रेडिशंस के साथ भी जुड़े हुए थे, जो इनफैक्ट इनको काफ़ी सारी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग दिलवाते हैं सर, है ना। तो शस्त्र और शास्त्र, क्योंकि एक क्षत्रिय का कुल क्या था, एक क्षत्रिय का कार्य क्या था, वो यही था कि भाई शस्त्र शास्त्र दोनों के अंदर पावरदा होना चाहिए। अ क्षत्रिय शुड बी अ पर्सन शुड हैव कमांड ओवर द शस्त्र मतलब वेपन्स, एंड शास्त्र मतलब लिटरेचर सर, ठीक है ना। तो वो ब्राह्मणों का ध्यान रख पाएगा, ब्राह्मणों को जो भी रिलीजियस सेंट्स है सर उनकी इनफैक्ट है ना डिमांड है वो पूरी कर पाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा कार्य आपको यहाँ पे दिखेगा। अब कहानी ये है कि इनको किसी ने कहा था, किसको, शुद्धोधन को कहा था कि आपका लड़का छोड़ के चला जाएगा सर, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम या ये जो आपके जो संतान है, यू विल बी गोइंग अवे एंड रिनाउंसिंग द लाइफ। अगर उनको बचाना है तो शुद्धोधन ने प्लान किया कि मैं अपने बेटे को पूरे दिन माया के अंदर उलझा रखूंगा। माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक कंफर्ट ऑफ लाइफ, है ना, जिसके आधार के ऊपर हम लोग आज की तारीख में भी पूरे जीवन के अंदर जुड़े हुए हैं ना, कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाहिए से चाकर चाहिए सर, चार छल्ले वाली गाड़ी चाहिए। होता है ना जीवन के अंदर, आपको भी इस प्रकार की एक एस्पिरेशंस होती है कि शैल आई शुड रेस द स्टैंडर्ड ऑफ माई लाइफ, है ना, मुझे अपने जीवन का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा ऊंचा करना है सर, ठीक है। तो सिद्धार्थ गौतम के साथ भी ये हुआ, और ये तो युवराज थे सर, ही वॉज अ प्रिंस, तो इनको तो कोई उस टाइम पे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट की कोई कमी नहीं थी। तो इनके फादर ने ये सोचा, शुद्धोधन ने ये सोचा कि मेरा बेटा
अगर संसार छोड़ के चला जाएगा तो राज गद्दी कौन संभालेगा? हु विल एक्चुअली लाइक नो कंट्रोल द सीट ऑफ पावर? एंड शाक्य गण संघ बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली। शाक्यज वर पार्ट ऑफ द कोशाल, है ना। तो आप देखोगे तो कोशाल करके एक बहुत बड़ा राज्य आपको निकल के आएगा इस समय के दौरान, जिसका नाम था महाजनपद, है ना। और कोशाल के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करोगे तो प्रसन्नजीत करके एक राजा दिखता है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड अ किंग कॉल्ड एज प्रसन्नजीत ओवर हियर। तो आपको इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये दिख रहा है, यू विल सी द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस दैट इन दी वैदिक पीरियड जब ट्रांजिशन हो रहा है तो कोशाल करके महाजनपद ने इनफैक्ट ये शाक्यस को अंडर में लिया था और ये शाक्य गणसंघ के रूप में अपने हिसाब से शासन चला रहा था। वहां पे इनकी भी एक छोटा रजवाड़ा था, अच्छी खासी बातें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके फादर ने सिद्धार्थ को पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक कंफर्ट में रख दिया। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट का मतलब यह है कि सिद्धार्थ को जीवन की सच्चाई पता ना चले वैसे उनको पूरी तरह से बांध के रख दिया गया। बांध में मतलब वैचारिक रूप से और इवन शारीरिक रूप से, और मैं कहूंगा कि हर एक प्रकार से। अब जैसे कि सुद्धोधन को लगता था कि उनका बेटा जो है वो कभी कभी कोई खराब चीज देख लेगा, अगर बूढ़े लोगों को देख लेगा, अगर गरीब लोगों को देख लेगा, तो उसके बेटे के अंदर मतलब सिद्धार्थ गौतम के अंदर कुछ अलग प्रकार की फीलिंग्स डेवलप हो सकती है, एंड दिस फीलिंग्स माइट इवेंचुअली पुश हिम टू लीव द किंगडम। तो सुद्धोधन ने क्या किया कि जब सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे, व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, तो उन्होंने अपने राज्य से बहुत सारे गरीबों को निकाल दिया, बोले तुम कहीं और जाके रहो सर, ठीक है। तो एक नया शहर बसवाया। बूढ़े लोगों को, ओल्ड पीपल वर एक्चुअली इनफैक्ट टोल्ड टू लिव इन द अदर सिटी विच वॉज रीप्लांट बाय शुद्धोधन। शुद्धोधन ने कहा कि आप मेरे जो यहाँ पे शाक्य कुल का जो मुख्य स्थल है वहाँ पे आप नहीं रहोगे, क्योंकि आप यहाँ पे रहोगे तो फिर मेरे बेटे के ऊपर खराब छाप हो सकती है, वो बाजार में निकलेगा युवराज के रूप में, एंड इवेंचुअली ही माइट गेट इन्फ्लुएंस और संसार छोड़ दे। तो ऐसी चीज थी जिसको मटेरियलिस्टिक कंफर्ट के रूप में बोला गया, माया के रूप में बोला गया। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया। मतलब आप देखिए कि उनको खाने पीने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके विचारों में आप देखोगे तो मटेरियलिज्म लाने की कोशिश की गई। इनफैक्ट इसी के लिए उनकी शादी भी करवा दी गई। सो एट अ वेरी यंग एज सिद्धार्थ गौतम वॉज मैरिड, है ना। तो कुछ 16 साल की उम्र में उनकी शादी होती है यशोधरा के साथ, है ना। तो यशोधरा एक्चुअली एक कोरिया करके वंश से, उनके बाजू वाला जो वंश था वहां पे ही वो क्वीन हुआ करती थी, मतलब काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं प्रिंसेस हुआ करती थी। और फिर उसके साथ उनकी शादी करा दी गई और सिद्धार्थ का सांसारिक जीवन ऐसे चला कि आफ्टर मैरिज दे ऑल्सो हैड अ सन। उनके यहाँ पे बेटा भी होता है जिनका नाम था राहुल सर, है ना। सो यू विल फाइंड द बर्थ ऑफ अ सन ऑल्सो टुक प्लेस। तो सुद्धोधन को एक चीज की खातरी हो रही थी कि मेरा जो बेटा है वो संसार के अंदर उलझा हुआ है। मतलब आप समझिए सर, ठीक है। हम जब कभी कभी ये प्रश्न लिखते हैं कि सांसारिक चीजों के अंतर्गत इंसान को रहना चाहिए, अब ये सब चीजें इनफैक्ट सिद्धार्थ को क्यों इनफैक्ट है ना इंक्लूड करवाई जाती है, और सिद्धार्थ की शादी वादी और ये सब क्यों करवाई गई थी? क्योंकि उनके फादर साहब को डर यही था शुद्धोधन को, यार मेरा बेटा संसार ना छोड़ दे, अगर संसार छोड़ देगा तो सब कुछ बंटाधार हो जाएगा। सिंपल चीज है ना यार, कोई भी फादर को एक चिंता रहती है कि मेरा बेटा इनफैक्ट है ना हमारा से एक स्टेप आगे चले, हमारा नाम आगे करे, ना कि इनफैक्ट है ना आप संत बन जाओ, आप साधु बन जाओ, आप वैराग्य की तरफ चल जाओ, आप परिव्राजक बन जाओ सर, है ना। दिस आर ऑल द टर्मिनोलॉजीज विच वर एक्चुअली वी कैन से यूज्ड इन द वैदिक पीरियड सर, ठीक है। तो कहानी यही है कि इनकी लाइफ ऐसे ही चलाई जाती है बाय दी पीपल एंड उनके आजू बाजू के जो लोग थे उन्होंने पूरा सेटअप क्रिएट किया था। अब 29 साल तक, अप टिल द एज ऑफ 29, समझ में आ रहा है इनका जन्म कब हुआ था? मैंने आपको लिखाया 563 में या 568 के अंदर सर, ठीक है। तो उससे आप 29 ईयर्स के आसपास का पीरियड कंसीडर कर सकते हो। 29 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 29 उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ सर, उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद अचानक से ही सिद्धार्थ गौतम का इनफैक्ट पासा पलट जाता है। तो कहानी यह है कि करीबन 568 बीसी के आसपास का पीरियड है या 563 के आसपास का पीरियड है जब उनका बर्थ हुआ था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 29 ईयर्स, करीबन 29 ईयर्स के बाद सिद्धार्थ गौतम ने जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीजें देख ली और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे संसार छोड़ देना है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा तो क्या देख लिया था? सिद्धार्थ गौतम पे जीवन में ऐसा तो क्या रातों रात बदलाव आ चुका था कि सिद्धार्थ गौतम इनफैक्ट संसार छोड़ने की बात कर देते हैं? What he had actually witnessed in life कि a person who is living a very healthy life, मतलब है ना healthy and wealthy both, दोनों प्रकार की लाइफ उनकी चालू थी सर, ठीक है। उनके कोई दिक्कत नहीं थी यार, फैमिली सेट है, फादर का इतना बड़ा आपका एम्पायर है और आप खुद भी अब युवराज बन गए हो, वेरी पावरफुल, है ना। और आप इनफैक्ट डिसीजंस ले रहे थे उस टाइम के अंदर। इनफैक्ट उनका एक कजिन हुआ करता था देवदत्त,
तो देवदत्त के साथ भी उन्होंने एक दो बार कॉन्फ्लिक्ट कर दी थी कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, फला नहीं चलेगा। तो इन सब को देख के तो बहुत पिक्चर क्लियर हो रहा था कि सिद्धार्थ गौतम हैड मेड अप हिज माइंड कि मैं तो यहाँ पे ही रहूंगा शासक के रूप में, और इवेंचुअली ये जो शाक्य कुल है, ये जो शाक्य वंश है, इसके कुल दीपक के रूप में मैं ही कार्य करूंगा सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो कहानी क्या चलती है कि बुद्ध जो है वो क्यों इनफैक्ट ये संसार को छोड़ने की बात करते हैं, क्यों इस तरह से इनफैक्ट ये घटना चलती है सर, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस के ऊपर से यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर बातें की गई है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि संसार क्यों छोड़ते हैं। सो वी फाइंड कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, सिद्धार्थ एज बुद्धा वॉज नेम्ड एट द बर्थ, वॉज सन ऑफ अ चीफ ऑफ अ शाक्य क्लैन। क्या नाम था उनके फादर का? नाम शुद्धोधन नाम था सर, है ना। सो शुद्धोधन वॉज द नेम ऑफ द फादर। He sheltered upbringing within the palace, insulated from the harsh reality of life। अब जीवन के अंदर जो सच्चाई है उससे उनको दूर रखा गया था। अब ऐसा क्यों रखा गया था सर, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो मैंने आपको बताया कि उनकी जो लाइफ साइकिल थी उसके तहत किसी ने कहा था, किसने कहा था? ब्राह्मणों ने कहा था उनके फादर साहब को कि आपका लड़का वो छोड़ के चला जाएगा सर, ठीक है, योर सन विल इवेंचुअली लीव द लाइफ। आप कितने भी आप उसको पैलेस में बड़े बड़े कंफर्ट में रख दो, बट ही विल नॉट बी स्टेइंग बैक सर, है ना। तो ये जो स्थिति का सर्जन हुआ है सिद्धार्थ गौतम के लाइफ के अंदर, इन्हीं बेसिस के ऊपर से हमको पता चल रहा है कि बुद्धिज्म या बुद्ध जो है वो अब आगे के रास्ते की तरफ जा रहे हैं अपने जीवन को छोड़ के सर, ठीक है। तो कहानी ये चलती है उनके लाइफ में, आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है ना। तो स्टोरी ये चलती है कि 563 या 568 के अंदर उनका जन्म हुआ। चलिए हम लोग लिख देते हैं कि करीबन 568 बीसी के आसपास उनका बर्थ होता है। किसी में इनफैक्ट 563 भी लिखा है, दोनों राइट है ना। अब ज़्यादा उसके ऊपर पीएचडी करने मत बैठिएगा सर, है ना। आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स जो पीएचडी करते हैं, मतलब डबल पीएचडी कर देते हैं कि इनका हैप्पी बर्थडे 568 में है, 569 में है, 599 में है। अरे देखो वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा नहीं। जहाँ जहाँ पे डेट्स को लेके, इंटरप्रिटेशन को लेके प्रश्न है ना बेटा, वहाँ पे इनफैक्ट यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं निकालते। उसको भी पता है कि यार एग्जैक्ट बर्थ ईयर पूछ दूंगा तो उसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो फिर इश्यू क्रिएट हो गया ना, कंट्रोवर्सी होती है। तो स्टोरी क्या है सिद्धार्थ की, ठीक है। 568 में इनका जन्म हुआ और करीबन 29 ईयर्स तक, है ना, 29 साल तक उनको माया के अंदर रखा गया। माया का मतलब है मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट के अंदर। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट का मतलब यह है कि उनकी शादी होती है। किससे शादी होती है? तो याद रखेगा उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा सर, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज यशोधरा सर, ठीक है। फिर उनके पास उनका बेटा भी जन्म होता है जिनका नाम था राहुल। एंड एज अ युवराज ही वॉज एक्चुअली रनिंग एंड फंक्शनिंग द स्टेट। वो राज्य को बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे। तो उस टाइम पे उनके गण संघ हुआ करता था, छोटा सा परिषद था। वहाँ की पॉलिटिकल डिसीजन भी सिद्धार्थ गौतम लेने की शुरुआत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 568 से समय आगे गया, 29 साल की उम्र आई गई सर, ठीक है। तो आप जीरो की तरफ आ रहे हो सर, ठीक है। तो इससे 20 ईयर्स माइनस कर दो तो 548 होगा, उससे 8 साल माइनस करो तो 540 होगा, और करीबन 539 के आसपास का समय होगा सर, ठीक है। सो टेंटेटिवली वी कैन से दैट इट विल बी 539 बीसी। और इस समय तक आते आते सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन को लेके एक प्रश्न किया, और ये प्रश्न जीवन को लेके क्या था पता है? कि उनको लग रहा था कि वो अपने जीवन को जो जी रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ। उनको इनफैक्ट उस समय के दौरान अपने जीवन की रियलिटी जाननी थी। अब ऐसा तो क्या हो गया था कि अचानक ही एक राजा, एक युवराज, इतना पावरफुल, जो अलग अलग शस्त्र और शास्त्र विद्या जानता था, उसने अच्छे अच्छे अपने दुश्मनों को पराजित किया हुआ था विथ हिज ट्रेडिशनल पावर्स, वो इवेंचुअली क्यों रियलिटी ऑफ लाइफ जानने के पीछे पड़े? तो कहानी ये चलती है कि बिकॉज ही वॉज गिवन द मटेरियलिस्टिक कंफर्ट बाय हिज फादर शुद्धोधन, सिद्धार्थ को जीवन का कभी भी दूसरा पासा दिखाया नहीं गया। दूसरा पासा का मतलब क्या है? कि जैसे लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि जब जीवन है तो आपको भी पता होना चाहिए कि इसका एंड क्या आएगा, मृत्यु के रूप में है। सिद्धार्थ को किसी ने नहीं बताया कि दिस इज ऑल्सो इटर्नल पार्ट ऑफ लाइफ। अब ये कितनी हद तक सही है कि गलत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि सिद्धार्थ के सामने कभी भी डेड बॉडी का कंसेप्ट इनफैक्ट हाईलाइट नहीं किया गया। तो कहते हैं कि उन्होंने कभी तक इनफैक्ट डेड बॉडी देखी नहीं थी। He had not seen dead body directly within the palatial comforts। वो जहाँ पे रहते थे अपने पैलेस के अंदर, वहाँ उन्होंने कभी भी मृत शरीर को नहीं देखा था। तो उनको ये चीज़ के बारे में पता था, पर ये चीज़ के बारे में कम नॉलेज था कि इसका क्या होता है सर, ठीक है ना, कि डेथ का इंटेंशन क्या है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इनफैक्ट सिद्धार्थ गौतम ने
कभी भी कोई बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था सर, है ना। ही हैड नेवर सीन अ सिक पर्सन। वो कभी भी, क्योंकि वो हमेशा मटेरियलिस्टिक कंफर्ट में रहे थे, उनके आजू बाजू में कोई बीमार रहता था तो उनकी ड्यूटी के लिए आता नहीं था। सादी भाषा में आप देखोगे उनके मंत्री संतरी हुआ करते थे, अगर कोई बीमार होगा तो ही विल नॉट बी कमिंग फॉरवर्ड बिफोर सिद्धार्थ गौतम, क्योंकि शुद्धोधन जो उनके फादर थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि मेरे बेटे के ऊपर कोई भी ऐसी चीज का साया नहीं पड़ना चाहिए जिसके कारण उसके वैचारिक बदलाव आए, उसके अंदर आइडियोलॉजिकल चेंजेस है और वो संसार छोड़ दे। तो उसके अंदर से दूर रखा गया सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो सिद्धार्थ गौतम ने ना ही इनफैक्ट मृत्यु को अनुभव किया था या मृत्यु के बारे में उनको पता था, ना ही उन्होंने कोई ऐसे बीमार व्यक्ति के बारे में अनुभव किया था, क्योंकि वो जब भी बचपन से बड़े हुए तो उन्होंने कभी भी ऐसे इनफैक्ट, है ना, लोगों को नहीं देखा सर, ठीक है। इनफैक्ट वी फाइंड कि ना ही सिद्धार्थ गौतम ने कोई असेटिक को देखा था। असेटिक या जिसे हम लोग कहेंगे सेंट पर्सन सर, ठीक है, वॉन्डरर पर्सन, ऐसा कोई भी व्यक्ति इनफैक्ट सिद्धार्थ गौतम ने देखा ही नहीं था। सो ही हैड नॉट सीन एनी काइंड ऑफ असेटिक पर्सन, है ना। तो उन्होंने ना ही इनफैक्ट कोई डेड बॉडी को देखा है, ना ही उन्होंने सिख व्यक्ति को देखा है, ना ही उन्हें कोई असेटिक को देखा है, ना ही सिद्धार्थ गौतम ने कोई बूढ़े इंसान को देखा है सर, ठीक है ना। उन्होंने ओल्ड एज की रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, और उनके लाइफ के अंदर में या उनके आजू बाजू में जो भी लोग थे वो हमेशा काले कलर के वो बाल वाले आपको दिखेंगे, या उनका जो कद काठी था वो हमेशा एकदम फ्रेश फुर्तीला दिखता था। शुद्धोधन के लिए भी कहा जाता है कि उस समय के दौरान उन्होंने ये ध्यान रखा कि उनका जो बुढ़ापा है, मतलब उनके फादर साहब का जो बुढ़ापा है वो सिद्धार्थ को ना दिखे, उस तरह से उन्होंने अपनी वेशभूषा का धारण किया। सो क्लॉथिंग उन्होंने वैसा किया होगा सर, है ना। हो सकता है कि उन्होंने कपड़ों की डाई की होगी और बाल की भी डाई की होगी, आजकल हम लोग करते हैं ना ये अलग अलग प्रकार के मल्टीपल कलर्स का एप्लीकेशन, वैसे ही सिद्धार्थ के साथ हुआ। तो कहानी ये है कि करीबन 29 साल की उम्र तक सिद्धार्थ को ये 4 तत्वों से दूर रखा गया था, और यही जीवन का सार है सर। ये 4 तत्वों से उनको दूर रखा गया था। ही वॉज एक्चुअली केप्ट अवे फ्रॉम ऑल दिस एंटिटीज। सो उनको जिस तरह से पैलेशियल कैंफर्ट्स में रखा गया था, वहां पे उनको गणिकाएं दी गई थी सर, कोर्ट डांसर्स दी गई थी, उनको आजू बाजू के अंदर इनफैक्ट नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। उस टाइम के हिसाब से जो भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ कंफर्ट मिल सकता है वो सब कुछ उनको देने की कोशिश की गई थी सर। तो कहानी ये है कि एक टाइम की बात है और सिद्धार्थ गौतम अपने चैरिएटर चन्ना के साथ चल रहा था। तो उनका एक घुड़सवार था, उनका एक चैरिएटर था, मतलब सारथी था हम लोग कह सकते हैं, और इनका जो सारथी हुआ करता था उसका नाम था चन्ना सर, ठीक है। और चन्ना करके उनका जो सारथी था वो अपने घोड़े के साथ चल रहे थे, घोड़े का नाम था कंथक सर, है ना। खैर ये सब प्रश्न आते नहीं है, बट एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत स्टोरी के रूप में पता होना चाहिए कि चन्ना करके उनका सारथी के साथ वो एक बार रथ में चले और उन्होंने कहा कि मुझे पैलेस से थोड़ा दूर लेके चलो, यू टेक मी आउट फ्रॉम द पैलेशियल कंफर्ट्स, और मेरा महल और मेरी प्रजा से थोड़े दूर वाले विस्तार में लेके चलो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा राज्य कैसे चल रहा है, यहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है और किस तरह के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के बैकग्राउंड के अंतर्गत सिद्धार्थ गौतम चन्ना के साथ चलते हैं, और जब चन्ना के साथ चल रहे थे तब उन्होंने ये 4 चीजों को अलग अलग समय के अंदर ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक असेटिक या वॉन्डरर को ऑब्जर्व किया, कहते हैं कि एक सिक पर्सन को ऑब्जर्व किया, और साथों साथ एक डेड बॉडी को ऑब्जर्व किया। ये ऐसी घटनाएं थी जिसका मार्क सिद्धार्थ गौतम के जीवन के ऊपर पड़ गया। दिस 4 इंसिडेंट्स एक्चुअली लेफ्ट अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ बुधा। और सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, जहां पे मुझे एब्सोल्यूट मटेरियलिस्टिक कंफर्ट दिया गया है, जहां मुझे सांसारिक चीजों के अंदर उलझा दिया गया है, आई हैव बीन एक्चुअली इन्वॉल्व इनटू दी वर्ल्डली लाइफ, ये कितनी हद तक उचित है, ये कितनी हद तक रियल है, क्या यही जीवन की सच्चाई है या ये जीवन की सच्चाई है। तो होता क्या है कि सिद्धार्थ गौतम वाज एक्चुअली कंफ्यूज बिटवीन द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्या वो जी रहे हैं वो जीवन की सच्चाई है, या ये जो लोग हैं जिनको उन्होंने देखा है बाहर, अपने बाजार के बाहर, अपने महल के बाहर, अपनी जहां प्रजा की सेटलमेंट थी उसके बाहर, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये धीरे 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 करके जब सिद्धार्थ को रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे ये लोग जो जीवन जी रहे हैं अपने पैलेस के अंदर, माया का आधारित पूरा जीवन है, वो जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार तो ये है, और जीवन का सार ये है तो हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंक्वायरी करनी चाहिए।
कहानी ये चलती है कि सिद्धार्थ गौतम ने जब ये चार चीज़ों को देखा, when he realized the reality of life, he decided to pursue and search what is the true meaning of life. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 29 साल की उम्र में आफ्टर विटनेसिंग द 4 इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ, ये चारों के चारों याद रखेगा। ही सॉ ओल्ड पर्सन, ही सॉ असेटिक पर्सन जो फकीर के रूप में था, ही सॉ सिक पर्सन, ही सॉ डेड बॉडी। ही रियलाइज किया जीवन के बाद तो मृत्यु आएगा। तो उनको ये प्रश्न होने की शुरुआत हुई, उनको ये यहाँ पे इंक्वायरी होने की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, आई वांट टू इंक्वायर। और इस तरह से करीबन 29 ईयर्स की एज में, एट द एज ऑफ 29, उन्होंने इनफैक्ट अपने सारथी चन्ना को कहा कि हे चन्ना, मुझे रात को यहाँ पे पैलेस के बाहर ले चलो। यू टेक मी आउट फ्रॉम द पैलेस, टेक मी आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन एंड यू इनफैक्ट ड्रॉप मी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द एरिया जहाँ पे हमारा साम्राज्य खत्म हो रहा है। चन्ना को लग रहा था कि महाराज ऐसे ही चक्कर मारने के लिए या गेड़ी मारने के लिए आ रहे हैं। एक हद के बाद महाराज ने चन्ना को रोका, कहा कि अब वापिस जाओ। और चन्ना ने उनको पूछा कि महाराज मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा। सिद्धार्थ ने कहा कि अब समय आ गया है, मुझे जीवन का सार ढूंढना है, मुझे जीवन की सच्चाई ढूंढनी है। मैं जो जीवन जी रहा था वो सच्चाई नहीं है, जीवन की सच्चाई ये है। इनफैक्ट इसके बाहर भी एक जीवन है, मुझे वो ढूंढना है। टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ ही लेफ्ट हिज लव्स। और इसी को ही इनफैक्ट 29 ईयर्स की उम्र में जब सिद्धार्थ गौतम ने रिनंसिएशन किया, जब संसार को छोड़ दिया, इसी को ही कहा गया है महाभिनिष्कर्मा। क्या कहा गया है? महाभिनिष्कर्मा। निष्काम कर्म के चक्कर में, निष्काम कर्म की विचारधारा में, निष्काम कर्म करने के लिए बुधा या सिद्धार्थ अपना घर छोड़ रहे हैं। 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, 35 साल की उम्र में इवेंचुअली ही अटेन एनलाइटनमेंट एट अ प्लेस कॉल्ड एज गया। गया नाम की जगह के अंदर हमको पता चलता है कि उनको एनलाइटन मिला। और ये जो एनलाइटनमेंट मिला, इसी के बाद सिद्धार्थ क्या बन गए? यहाँ पे बुद्ध बन गए सर। इनफैक्ट ये जो 29 साल की उम्र से 35 साल की उम्र जो थी, इस पीरियड के समय पे उन्होंने बहुत सारे टीचर्स के साथ परिचय किया। फ्रॉम द एज ऑफ 29 व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस, जब 29 साल की उम्र में उन्होंने महाभिनिष्कर्म किया, तो उसके बाद उनको यहाँ पे था कि मुझे कोई जीवन का सार बताएगा। ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। उनको लग रहा था कि जीवन के सार क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। ये ढूंढने के लिए इनफैक्ट ही स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनको एक टीचर मिले, अलारा कल्म। अलारा कल्म से इनका परिचय हुआ पहली बार। ये परिचय के द्वारा अलारा कल्म ने उनको मेडिटेशन सिखाया। अलारा कल्म ने उनके अंदर उपनिषद के थॉट डाले सर। तो कहते हैं कि जो मेडिटेशन की टेक्निक है, ये मेडिटेशन की टेक्निक भी अलारा कल्म के द्वारा ही सिखाई जाती है। इनफैक्ट जो उपनिषद के विचार थे वो भी उनको वहां से ही मिले सर। उपनिषद के थॉट भी यहाँ से डेवलप हो रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुद्ध वॉज नॉट सेटिस्फाइड। बुद्ध वेंट टू वन मोर टीचर कॉल्ड एज रामपुत्र। रामपुत्र नाम याद रखेगा, या इन्हीं को ही उद्दक कहा गया है। इन द पाली लिटरेचर विल फाइंड रामपुत्र एंड उद्दक। बोथ दिस टीचर्स वर द प्राइमरी टीचर्स हु टॉट द बुद्धा अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। उनको अलग अलग आयाम दिखाया, पर बुद्ध को लग रहा था कि जीवन में अभी भी कुछ ठीक नहीं है। जीवन के अंदर अभी भी सार मुझे जो चाहिए, रियलिटी ऑफ लाइफ जो है, वो मुझे मिल नहीं रही है। ही डिसाइडेड टू गो टू राजगीर फर्स्ट ऑफ ऑल। इनफैक्ट राजगीर में उस टाइम पे बिंबिसार बैठे हुए थे। बिंबिसार ने उनको इनवाइट किया कि हे शाक्य नरेश, आप कहाँ भटक रहे हो, आओ मेरे दरबार में, मैं आपको राजाश्रय देता हूँ और आपको यहाँ पे एक अच्छी से अच्छी एक रॉयल इनफैक्ट पेट्रोनेज के रूप में आपको यहाँ पे आश्रय दूंगा। आप यहाँ पे इतने ज्ञानी इंसान के रूप में यहाँ प्रकट हुए हो। बुद्ध ने कहा कि अभी ज्ञानी नहीं बना हूँ, जीवन का सार ढूंढना अभी बाकी है मेरे लिए। मैं जाऊँगा यहाँ से वहाँ, मैं जाऊँगा यहाँ से वहाँ और अपने जीवन का सार ढूंढूंगा। कहते हैं कि जब उनको ये टीचर्स के पास से सार नहीं मिला तो ही वेंट टू गया। वही गया जहाँ पे उनको आखिर के अंदर एनलाइटनमेंट प्राप्ति होगी। कहते हैं कि निरंजना नदी के किनारे के ऊपर आया एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे तप करूँगा।
उस टाइम पे वो जब तप करने बैठे थे तो उनके साथ काफी सारे ब्राह्मण भी तप कर रहे थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने ये तप के दौरान अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। बुद्ध ने इस तप के दौरान अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी और सीमाएं तोड़ने के बाद उनको लग रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। दिक्कत ये हुई कि तप करना एक राजकुंवर के लिए बहुत मुश्किल होता है। सीखा तो अलारा कल्म से और रामपुत्र से बहुत कुछ था, पर पहली बार जब उन वे के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो बुद्ध के लिए बहुत टफ हो गया। और ऐसा ही होता है कि जब एक दफा वो तप करने बैठे और जब तप कर रहे हो तो व्हेन यू आर डूइंग पीनेंस, व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, आप संसार की हर एक चीजें भूल जाते हो, पर भूख के ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल था। और बुद्ध के साथ भी यही हुआ कि जब पहली बार तप करने बैठे तो भूख के ऊपर काबू नहीं रख पाए। और भूख के ऊपर काबू नहीं रख पाए, इसके लिए जब एक दिन उनको भूख लगी तो एक बार वो खीर की पूरी एक प्याली थी वो गटगटा जाते हैं। उनके साथ तप करने वाले कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि ये देखो ढोंगी पाखंडी इंसान, ये तक भी ढंग से नहीं कर रहा है, इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड मेडिटेट विदाउट फूड। ये क्या ज्ञानी बनेगा, ये क्या बोधि बनेगा। बुद्ध को एहसास हो गया उस दिन कि कोई भी चीज को अति शयोक्ति में या अतिरेक के रूप में नहीं करने का। आप संसार को बिना खाए नहीं जी सकते। आप संसार के अंदर कुछ अचीव करना चाहिए तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि अब मैं नया रास्ता अपनाऊंगा जिसे कहा गया है मध्यम मार्ग। और इसी बेसिस के ऊपर से बुद्ध ने फिर से यहाँ पे मेडिटेशन करना शुरू किया। ये मेडिटेशन के रूप में बुद्ध ने ये ध्यान रखा कि कोई भी प्रकार का यहाँ पे मैं अतिशयोक्ति एग्जेजरेशन ना करूं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बैशाख का महीना था, पूर्णिमा का दिन आया और कहते हैं कि प्रभु प्रसन्न होते हैं। 35 साल की उम्र में बुद्ध को एहसास हुआ कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और वही रियलिटी ऑफ लाइफ को बुद्ध ने यहाँ पे इनफैक्ट गया के अंदर ही किस घटना के रूप में संबोधा, कहा कि उनको निर्वाण प्राप्ति हो गई। समझ में आया आपको? यहाँ से ही बुद्ध अपना जीवन को आगे चलाएंगे। फ्रॉम द एज ऑफ 45 till the next few years of his life, he will be going from one place to other place, spreading this idea, spreading his religion, spreading the dhamma, and eventually passing away at a place called as Kushinagar. ये थी बुद्ध की कहानी जो अर्ली फेज के अंदर आपकी शुरुआत हुई। और बुद्ध क्यों बुद्ध बनते हैं, वाई बुद्धा बिकेम बुद्धा, और वाई सिद्धार्थ गौतम बिकेम बुद्धा। आज इतना ही रखता हो। टुडे आई एम कीपिंग दिस मच ओनली, क्योंकि निर्वाण क्या है ये बहुत लोगों को प्रश्न होगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। बुद्ध को 35 साल की उम्र में ऐसा क्या नॉलेज मिल गया था जिसको निर्वाण मिल गया के रूप में पहचान। ये जो निर्वाण की व्याख्या है, निर्वाण का महत्व क्या है, जिसे एनलाइटन के रूप में कहा गया है। जैसे महावीर के साथ ये हुआ कि जब उन्होंने 42 की ईयर्स में इनफैक्ट एनलाइटमेंट हासिल किया एट अ प्लेस कॉल्ड जिम्बिका ग्राम, तो उनको कैवल्य प्राप्ति वाला कहा गया। इनको कहा गया कि ये बोधि बन गए। सिद्धार्थ गौतम इतने ज्ञानी हो गए, इतना ज्ञान मिल गया, ये बोधि बन गए, ही हैज बिकम अ बोधि। तो बोधि का क्या महत्व है, एनलाइटनमेंट किसे कहते हैं, ये एनलाइटनमेंट कहाँ से इनफैक्ट पूरा का पूरा जुड़ा हुआ, इसकी व्याख्या क्या होती है। बुद्ध को ऐसा तो क्या एहसास हो गया था 35 साल की उम्र में, तो कहा गया कि भाई अब तो बोधि बन गया है, अब ही हैज नोन द रियलिटी ऑफ लाइफ, जिसके लिए वो 29 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए, संसार छोड़ के चले गए। वही चीज उनको 6 साल की उम्र में अचीव होती है एट द एज ऑफ 35। और वो अचीव होने के बाद उनको किस तरह से अपने जीवन को आगे चलेगा, हाउ फर्दर फॉर द नेक्स्ट 30 years विल बी लिविंग हिज लाइफ, इन सब की स्टोरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि उनका मृत्यु कैसे हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे, कुशीनगर नाम की जगह के अंदर, वहां से भी हमको टीचिंग्स मिलते हैं। तो बुद्ध की स्टोरी बहुत लंबी है, इट्स अ वेरी लेंथी स्टोरी इनफैक्ट, है ना। आज खाली इतना ही मैं डिस्कस करवा रहा हूं क्योंकि आज मुझे आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा था कि why Siddharth left his house, and after leaving his house why Siddharth eventually got transformed into form of the Buddha। मोटे मोटे तौर के ऊपर दो चीज हमको यहां से आज के क्लास से समझ में आ रही है कि anyone can become Buddha, कोई भी बुद्ध बन सकता है, provided he has got the right approach, right direction and right teachers who can guide him। सिद्धार्थ भी अपने टीचर से मिलने गए, उनसे भी चीजें सीखी और तब जाके एक रास्ते के ऊपर चले। आप भी सिद्धार्थ बनने की रास्ते के ऊपर जा रहे हो, यू आर ऑल्सो ऑन द वे ऑफ बिकमिंग बुद्धा। क्योंकि आप जब यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आप भी एनलाइटन वन बन जाओगे। सिद्धार्थ को भी एनलाइटनमेंट ही चाहिए था, जीवन का सार चाहिए था। आप भी जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यू आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्धा।
सवाल यही है कि आप अपना अप्रोच कैसे कर रहे हो। आप कभी भी ये मन के अंदर रखिएगा कि हमको संकोच हो रहा है कि हमको टीचर को जाके मिल रहे हैं, हमारी एज 25 साल की हो गई, हम 30 साल के हो गए। इट डजेंट मैटर एक्चुअली। ये 30 साल की उम्र में संसार छोड़ के गए थे। एंड देन ही मेट टीचर सलारा कलम एंड रामपुत्रम। इनको जाके ये पैर पड़ गए, महाराज मुझे सिखाइए, इनसे सीखे और फिर खुद से एप्लीकेशन किया। यही तो सिविल सर्विस पूरी तरह से है। दिस इज व्हाट सिविल सर्विस इज ऑल अबाउट। जैसे आपने जीवन की सार देख लिया जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने शुरू कर रहे थे, उसके पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और 6-8 महीना 1 साल आपने अगर सिविल सर्विस की तैयारी हो तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बिकॉज यू हैव नो द रियलिटी ऑफ लाइफ। आपको पता है कि भारत के अंदर शासन व्यवस्था कैसे चलती है, आपको पता है कि आज की समाज व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि भारतीय इतिहास में किन किन घटनाएं हुई और उसकी क्या प्रासंगिकता है आज की तारीख में। इसी को तो बोधि कहते हैं, इसी को तो बोधि कहते हैं। जो इंसान बोधि बन गया वो सब सिविल सर्विसेज क्लियर कर रहा है, और जो इंसान खाली रट्टू पोपट बन गया, जो घटनाओं को खाली या इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को, फैक्ट्स को रट्टा मारता रहता है, वो शायद प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर पाएगा। मुख्य परीक्षा तो दूर की बात है, इंटरव्यू तो उससे भी दूर हो गया, क्योंकि उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। क्वेस्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट फॉर गोइंग फॉर एक्सीलेंस, वो जो चीज़ है ना, वो आपको आगे लेके जाती है। टॉपर्स की यही खासियत मिलेगी। सबको बुद्ध बनने का मौका मिल रहा है। बुद्ध ये कह के गए अपनी टीचिंग्स में, एवरीवन कैन बिकम बुद्धा प्रोवाइडेड यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू हैव द राइट अप्रोच एंड गुड टीचर्स जो बुद्ध को इनिशियली हेल्प करते हैं। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आगे के क्लास के अंदर मिलूंगा तो आपको यहाँ से शुरू करूँगा, और इनफैक्ट आपको बताऊँगा कि उनके टीचिंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उनके फॉलोअर्स कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से लिटरेचर बना, उसके बाद स्तूप आर्किटेक्चर, और इवेंचुअली महायान, हीनयान करके बहुत सारे संप्रदाय बने बुद्धिज्म में, वो कैसे बनता है। ठीक है, आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे, एंड इफ यू आर एक्चुअली लाइकिंग द सेशंस, प्लीज डू टेल अस ऑन द कमेंट सेक्शंस। आप इनफैक्ट कमेंट सेक्शन के अंदर हमारी कुछ गलतियाँ होती है वो भी हाईलाइट करते हो, हमको अच्छा लगता है कि सर यहाँ पे आपका कुछ टाइपिंग एरर हो गया था या कुछ फैक्चुअल एरर आया था सर। ठीक है, इसी प्रकार की और स्टोरीज अगर आपको जाननी है और आपको एनहांस लर्निंग करनी है तो आइए हमारे साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंडिया लार्जेस्ट एजुकेशन रिवॉल्यूशन मैं कहूँगा, लर्निंग प्लेटफॉर्म तो है ही, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में करीबन 5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स बेस है, लर्नर बेस है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ और साथों साथ जीएस की बैच लॉन्च कर रहा हूँ 11 तारीख को, परसों से। मोस्ट वेलकम है आपको अटेंड करने के लिए। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड PN Live, गेट 10% ऑफ ऑन द फीस एज वेल। इनफैक्ट अभी आपको अच्छी खासी यहाँ पे कवरेज मिल रही है, और ये कवरेज के रूप में इनफैक्ट यू आर गेटिंग द डिस्काउंट एज वेल सर, है ना। तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन में भी आपको काफ़ी फायदा हो रहा है। मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। टेस्ट सीरीज इसके अंदर कवर है, और एक टीचर के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, फिलोसफर के रूप में मैं आपके साथ ये जर्नी में बना रहूँगा। यूट्यूब के ऊपर तो सही, आप प्लस के ऊपर भी आइए, बहुत मज़ा आएगी। डेली इंटरेक्शन होगा, आपके 1-to-1 डाउट्स भी ले पाएंगे। इनफैक्ट ऑडियो मैसेजिंग भी हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे जो यूट्यूब के ऊपर पॉसिबल नहीं है। चलिए आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।